नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और अहम खबरों के साथ। उससे पहले आप सभी को सरयू में सोलर बोट का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां सीधे लिए चलते हैं। सरयू में सोलर बोट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं सरयू पर, जहां पर सोलर बोट का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सरयू नदी में सोलर बोट की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, जिसका शुभारंभ करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर पहुंचे हैं। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बोट पर सवार हुए हैं और जायजा लिया है स्थितियों का। अयोध्या के दशरथ महल पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी। दर्शकों से उन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत की है आपको भी सुनाते हैं। हम इस समय दशरथ महल में हैं। मंदिर प्रांगण में यहाँ पे श्री राम मंदिर को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसी प्रांगण के अंदर तमाम ऐसे और भी मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग एक महत्व है। और इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, दशरथ महल में ये मंदिर है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? यहाँ पर चारों भाई चारों महारानी सेंटर में विराजमान है। सभी जहाँ अलग अलग स्वरूप है राम जी का। दूल्हा सरकार है, राम लक्ष्मण सीता, वनवासी राम जी, राजाभिषेक का तब के राम जी है, राधे कृष्ण, लास्ट में चारों भाई। यहाँ पर चारों भाई बचपन में यहाँ पर रहते थे और खेले चारों भाई। बरनी नचाई रुचि अंगनाई, जहाँ खेला ने चारों भाई यहाँ खेलते थे। दशरथ जी महाराज के यहाँ सभा लगती है, दशरथ जी महाराज का उस समय सभा लगती है। इस समय मंदिर बन गया। ये 1760 में बना हुआ मंदिर जैसे। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की अपनी अलग महत्व है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलेंगे कि एक बार दर्शन जरूर कराएं हमारे दर्शकों को। ये सौभाग्य है साधना चैनल के दर्शकों का कि वो बिना आए हुए सिर्फ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस मंदिर के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अयोध्या नगरी, जिसको राजा विक्रमादित्य जी ने बसाया था, उनकी बसाई हुई इस नगरी को हालांकि विश्व का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है। इस पूरे अयोध्या में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी गुणगान अगर हम करने बैठेंगे तो शायद हमारा समय कम पड़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे अयोध्या नगरी में वो तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों के बारे में उनकी अनभिज्ञता है और वो उन्हें जानते नहीं है। लेकिन साधना चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कई सारे दर्शनालु भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? एमपी। तो आप यहाँ दर्शन आज आप अभी किया आपने दर्शन राम मंदिर के और दशरथ महल में आप यहाँ पे आए? हाँ, दर्शन करने ही आए हैं। दूसरी बार आए। हाँ, दर्शन करने ही आए हैं। दूसरी बार आए, दर्शन करने आए। प्रेम से भगवान के बहुत बढ़िया दर्शन भाई, सुंदर हमें अल्लाह ने। तो कैसा लग रहा है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे हैंगे, बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे दर्शन कराए। बहुत खुश हैंगे, माता बहने बहुत खुश हैंगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक और श्रद्धालु हमारे साथ में है। सर, कहाँ से हैं आप? नेपाल से। तो आप यहाँ दर्शन राम मंदिर करने आए, 22 तारीख को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, या आप यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं? इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया है, बहुत सब चीज की सुविधा है, बहुत नरेंद्र मोदी का धन्यवाद हम लोग दे रहा है। तो आप देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी जो वक्तव्य है वो रख रहे हैं। एक और हमारे साथ श्रद्धालु हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयलाल यादव, हम नेपाल से मिथिला देश से आए हैं। मैं ये अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता हूँ खासतौर से कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोगों की सोच सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों में जो श्रद्धा का भाव है वो अपने आप में अलौकिक है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार इस पूरे दशरथ महल जिसको हम कहते हैं इसके बारे में इसको पूरा वृहद रूप से दिखाएं, ऊपर से लेकर के किस तरह से यहाँ पे ये इसकी अलौकिकता है। यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पे आते हैं, जो भी भगवान श्री राम जी के दर्शन करता है, क्योंकि दशरथ भगवान श्री राम जी के पिताजी थे, वो अयोध्या नगरी के राजा थे और उन्हीं का ये महल है। इस महल में
तमाम मंदिर बने हुए हैं। इसमें ही 3 मंदिर हैं जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण और ये तमाम ये मूर्तियां विराजमान है। ये बहुत पुराना मंदिर यहाँ का कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि लोगों की जो ये भावना है ये कम नहीं हो रही है। जी हाँ, ये है अयोध्या नगरी, ये है हमारा देश और हम लगातार यहाँ पे हमारी जो भावना है, जो भाव है, इसको हम प्रकट नहीं कर सकते हैं शब्दों से, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश। पीआईबी दिल्ली की तरफ से भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि इस परामर्श प्रक्रिया में नागरिकों, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के सुझाव और विचार मांगे जाते हैं। इस संबंध में 17 जनवरी को एचएलसी के अध्यक्ष ने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी से मुलाकात की। एचएलसी के अध्यक्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोरला रोहिणी और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चर्चा की। वहीं आने वाले दिनों में भी परामर्श प्रक्रिया जारी रहेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अकासा एयर के साथ हाथ मिला लिया है ताकि उनकी आगे भी कार्यकारिणी चलती रहे। आपको बता दें कि इसी के साथ उनकी विकास यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन किया जा सके, इसके लिए ये साझा किया गया है। क्षेत्र में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग का समर्थन करने के लिए बता दें कि अकासा एयर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे पर विमान तैनात करेगी। भारत में हाल के दिनों में यात्री यातायात में वृद्धि देखी गई है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। कंपनी 2024 के अंत तक अपनी उड़ान शुरू कर सकती है। नोएडा में अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे ने अब अकासा एयरलाइंस के साथ हाथ मिला लिया है। आपको बता दें कि अकासा एयर की विमान अब उड़ेंगी और नोएडा हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी अकासा की एयरलाइंस। यात्रियों की वृद्धि को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे देश को यात्री उड़ान में और ज्यादा ताकत भी मिलेगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चलिए आपको वहां पर दिखाते हैं। पूजा कर रहे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जिसकी तस्वीरें सीधे आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने रामलला मंदिर में पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं, उनकी पूजा अर्चना की है, रामलला से उन्होंने आशीर्वाद लिया है और सभी राष्ट्र के लिए उन्होंने कामना भी की है। रामलला से रामलला की पूजा अर्चना की है। रामलला के दर्शन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहीं मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर पहुंचे हैं और अयोध्या में रामलला की पूजा की है, दर्शन किए हैं और राष्ट्र में सभी के लिए कामना की प्रार्थना की है रामलला से। और इस दौरान आपको बता दें सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां गन्ना किसानों से सीएम योगी ने संवाद किया है। गन्ना किसानों से संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। 80 लाख किसानों के कर्ज माफी के कदम को आगे बढ़ाया। 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी,
और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था, नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था, चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही है। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब विदेश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर-बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें चला रही है। हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है, यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा गया। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वह पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। तो 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान, उनको भी हम तेजी के साथ कस रहे हैं, वे भी भुगतान करें। और अब तक हम लोग 90% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। करंट सीजन का भी है, गत वर्ष का भी। गत वर्ष का तो बहुत कम राशि बची हुई है। जहां भी आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। धान के प्रोक्योरमेंट को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, गेहूं के प्रोक्योरमेंट को, मकई की प्रोक्योरमेंट को, बाजरा और अन्य मिलेट के प्रोक्योरमेंट को भी प्रदेश के अंदर उस प्रकार की क्रय नीति की ओर लाया गया। लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए तो केवल हम लोगों ने इन उपजों का समर्थन मूल्य को बढ़ा करके गन्ना किसान, अपने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाया और 2,32,000 करोड़ रुपए अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाया। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर चीनी मिलें और गन्ना किसानों के बीच में बेहतरीन तालमेल बना करके, क्योंकि चीनी मिल चलेगी तो ही गन्ना किसान का हित उससे जुड़ा हुआ है। किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिलें भी अच्छी चलेंगी। एक दूसरे के पूरक बना करके आज उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। आज से 5 वर्ष पहले जहां पे गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 315 मिलता था, आज अब 370 रुपया और मैं यही आपके कहने के लिए आया हूं कि यह अन्नदाता किसान के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व एक उपहार है। भगवान की पूजा तब होती है, पहले अन्नपूर्णा देवता को पहले भोग अपने अन्नदाता
करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। और हमारा अन्नदाता किसान भी अपना कोई काम करता तो राम राम के बगैर कोई काम करता ही नहीं। इसलिए राज्य शासन ने इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी हो पाएगा अन्नदाता किसान के हित के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों के लिए हर प्रकार के कदम उठाएगा। चाहे वह गन्ना किसान हो, चाहे वह बागवान हो, चाहे वह सब्जी की खेती करने वाला किसान हो, चाहे वह अन्य कोई भी किसान हो। मैं तो आप लोगों से एक भी कहूंगा, जब बागवानी का समय आता है हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपका बने पैक हाउसेज के माध्यम से उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और फिर मार्केट के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था भी करना है। देखिए, गत वर्ष हम लोगों ने आम के 4 किसानों को मास्को भेजा था। यहां पे जो आम 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था, अच्छी क्वालिटी का वही आम जब मास्को के बाजार में पहुंचा तो 800 से 1000 रुपया उसका दाम। याद करिए, एक किसान को 1 किलो में 500 रुपए की बचत हो जाए तो समृद्धि तो उसके पास आएगी। ऐसे ही अमरूद की खेती बहुत सारे अन्नदाता किसान करते हैं, केले की खेती करते हैं, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इसका प्रशिक्षण आवश्यक है और हम चाहेंगे जब भी डेलीगेशन बाहर जाता है कुछ किसान उसके साथ जरूर जाएं, हमें बताएं, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। जाएंगे, पैक हाउसेज के साथ जुड़ना। ऐसे ही एक्सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी का जोड़ है कि किसान की उपज को खासतौर पर सब्जी में बहुत मुनाफा हो सकता है, उधर हम व्यवस्था करें। ईश्वर की कृपा से जब 17 में हम आए थे, ये चीनी उद्योग हमारा एक प्रकार से बीमार सा हो गया था, बंदी के कगार पर था। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें भी चल रही हैं, अच्छी स्थिति में चल रही हैं। हम उसको शुगर कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं, नए नए डिस्टिलरीज लग रही हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस व्यवस्था को निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है और इसको लेकर के जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए उठाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आज के इस अवसर पर आप यहां पर इतने सुबह आए, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रभु राम अपने स्वयं के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, रामलला के इस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के कार्यक्रम के साथ हमारे अन्नदाता प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को अपने गांव में टेलीविजन के माध्यम से गांव वालों को दिखाइए। देव मंदिर में चल रहे कीर्तन कार्यक्रम के साथ गांव के लोग शामिल हैं, गांव के लोगों को भंडारा खिलाइए, मंदिरों की सफाई करिए और सायंकाल देव मंदिर के साथ साथ हर घर में दीप प्रज्वलित भी हो। दीपोत्सव का भव्य आयोजन भी होना, हमारा दायित्व है अपनी विरासत को सम्मान देने का और इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। और फिर हम लोग चाहेंगे कि फिर जब अयोध्या में एक व्यवस्था बन जाती है तो आप अन्नदाता किसान भी वहां पर अपने जिले की टीम के साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रभु को फिर से उनके स्थान पर विराजमान करने के अभियान में हम इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को प्राण देता हूं। धन्यवाद।
बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पे बीजेपी के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और बीजेपी ने इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीन विषय हैं जो निजी विश्वविद्यालय से संबंधित और एक सेमीकंडक्टर संबंधित, 4 विषय उनके हैं और फिर माननीय चौधरी साहब रखेंगे। उसके बाद कुछ विषयों पर हम भी आपसे बातें करेंगे। थैंक यू। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। माननीय योगी जी के जो शासनकाल आया उसके बाद शिक्षा का उत्तर प्रदेश में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसके क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। जो इन्वेस्टमेंट के भी एक बिंदु थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है उत्तर प्रदेश को, उसमें भी शिक्षा का योगदान है, तो उसमें भी निजी विश्वविद्यालय का इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन सबको देखते हुए माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक बहुत बड़ा क्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा। और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेक रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय सरकारी और A रैंकिंग तो कई हो गए। जबकि माननीय योगी जी की सरकार से पहले B+ के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय थे और कोई नहीं थे। तो एक क्रांतिकारी जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उसी के अंतर्गत अभी भी 3 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिला है और उनको अवसर दिया गया है, जिसमें एक है JSS विश्वविद्यालय नोएडा में हो रहा है। JSS पूरे हिंदुस्तान का नहीं विश्व में एक बड़ा नाम है, जो एजुकेशन फील्ड में काफी काम किए हैं और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चल रहे हैं। विख्यात विश्वविद्यालय है उनके, तो उनको अनुमति मिली है। एक सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ को अनुमति दी गई इसी के अंतर्गत, और एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा में। शारदा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन में एक खासा नाम रखता है, देश विदेश में उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन सबसे एजुकेशन की स्थिति में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आई है। सेमीकंडक्टर भारत में ये उद्योग अभी शैशवावस्था में है और मात्र अभी तक 2 राज्यों ने इसकी नीति बनाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक गुजरात था और दूसरा उड़ीसा। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी बनाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया जिसने अपनी एक सेमीकंडक्टर नीति 2024 मंत्रिमंडल की बैठक में प्रख्यापित की है। और इस नीति का बड़े बड़े उद्योगों में जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब अध्ययन किया है तो सर्वाधिक उत्तम नीति इसको बताया गया है, क्योंकि ये इसका लाने का कारण क्या है। निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। और जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होते हैं, जैसे मोबाइल, कारों में वगैरह वगैरह में, सब में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश अभी इस मामले में अग्रणी नहीं था, अब लीडर बने, इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है।
तो प्रत्येक इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, उसको प्रोत्साहन देना। इसमें जो नीति में इनको प्रिविलेज, इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो दो तरह के इंसेंटिव्स होंगे। एक तो कैपिटल इंसेंटिव्स, जिसमें इनको यानी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए जो बनाया है कि हम इस उद्योग वाले लोगों को मदद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 75% अपना भागीदारी करेगी जो इसमें उद्योग आएंगे। और इसमें जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। उत्तर प्रदेश में जो भी खोलेंगे वो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75% उनको सब्सिडी मिलेगी और 200 एकड़ से ऊपर जो होगा वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। और अभी तक 13 कंपनीज ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और अप्लाई किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।